हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के वन शॉट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जो कि होने वाला है हमारा किसी और चैप्टर का नहीं, यहाँ पर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज का। इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स कवर करे हैं उसमें मैंने कैपिटल गेन का लेक्चर करा है, हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर करा है और इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का लेक्चर करा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक बेसिक रूल रहता है, बहुत फास्टली आपको मैं बता रहा हूँ। एक बेसिक रूल रहता है कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है उस चैप्टर को पढ़ने का, ये तो हमें बताओ। रीज़न क्या है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको पढ़ने का। सिमिलरली इस चैप्टर को भी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने का रीज़न क्या है, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम आगे जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो ये चैप्टर हमें बहुत सिंपल लगने लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, IFOS, इसको हम प्यार से इसके निक नेम से बुलाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है, रीज़न क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। हर एक चीज़ का इस दुनिया में आने का और इस दुनिया से जाने का एक रीज़न होता है। सिमिलरली इस चैप्टर को पढ़ने का भी एक रीज़न है। उस रीज़न को अब समझना हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी है, आपकी समझना जिम्मेदारी है और मेरी समझाना जिम्मेदारी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Why we study this chapter? To understand what is income under the head other sources. ये समझना कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज क्या है, कौन सी इनकम को हम बोलेंगे कि ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स की इनकम है। और जब हम ये जान लेंगे कि कोई इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स की इनकम है, उसके बाद हमें कंप्यूट करना है टैक्स ऑन सच कंप्यूटेड इनकम। उसके बाद हमें कंप्यूट करना है टैक्स ऑन सच कंप्यूटेड इनकम, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हमें ये जानना है कौन सी इनकम यहाँ पर IFOS की इनकम है। जब हम ये जान लेंगे कौन सी इनकम IFOS की इनकम है, उसके बाद हमें ये जानना है कि यहाँ पर टैक्स इस इनकम पर हम कैसे कंप्यूट करें। तो ये हमारा 2 स्टेप मॉडल है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है हमारा IFOS को देखना, कौन सी इनकम है IFOS। उसके बाद जब हम ये जान लेंगे कौन सी इनकम IFOS है, उसके बाद हम उस IFOS की इनकम पर टैक्स से कंप्यूट करें। ये हमारा स्टेप 2 है। इन दो स्टेप्स को ही समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और कोई रीज़न ही नहीं है चैप्टर को आगे इसके अलावा स्ट्रेच करने का। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर डोरेमोन है। डोरेमोन जब यहाँ पर इंडिया में आया था, लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा डोरेमोन इन इंडिया। डोरेमोन जब इंडिया में आया तो डोरेमोन ने काफ़ी यहाँ पर इनकम कमाई, काफ़ी चीज़ें करके, गैजेट्स अपनी रेंट पे देके एंड ऑल, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके। और यहाँ पर जब डोरेमोन ने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, यहाँ पर गैजेट्स रेंट पे दिए, तो उसने कुछ इनकम कमाई। उस इनकम से डोरेमोन ने सोचा चलो इसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। डोरेमोन ने कुछ शेयर्स खरीदे टाटा मोटर के। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर के शेयर खरीदे जिनकी वैल्यू आज गिरी हुई है। तो टाटा मोटर की वैल्यू गिर रही है तो टाटा मोटर ने डिविडेंड दे दिया डोरेमोन को। 1 लाख का डिविडेंड डोरेमोन को मिला। 1 लाख का डोरेमोन को यहाँ पे डिविडेंड मिला। और ये 1 लाख की डिविडेंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सैलरी की इनकम है? नहीं। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नहीं। तो क्या ये बिजनेस की इनकम है डोरेमोन की? नहीं। बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो क्या ये हमारी कैपिटल गेन की इनकम है? नहीं। शेयर थोड़ी ना बेचे हैं, यहाँ पर तो डिविडेंड मिल रहा है। तो ये किसकी इनकम है? इसको तो कोई भी नहीं है। तो क्या मैं ये बोल दूँ इसकी इनकम पर डोरेमोन को कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि किसी हेड में ही नहीं आ रहा, तो इस पर टैक्स देना ही नहीं है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सरकार यहाँ पर मुझे कोने से देख रही है और मुझे बोल रही है कि इस पर टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। और टैक्स आपको देना पड़ेगा एक नई हेड में, जिस हेड को हम बोलेंगे अदर सोर्स की इनकम। जिसका कुछ नहीं है उसको आप अदर सोर्स में क्लासीफाई करो और हमें उसका टैक्स दो। जो इनकम किसी की नहीं है, जो इनकम इन चारों में से किसी की नहीं है, वो आएगी अदर सोर्स में और उस पर इनकम टैक्स कंप्यूट करके आप डोरेमोन हमें यहाँ पर टैक्स पे करो। उसके बाद लॉटरी की इनकम भी है, ना सैलरी की है, ना PGBP की है, ना यहाँ पर कैपिटल गेन की है, ना हाउस प्रॉपर्टी की है। सिमिलरली गिफ्ट वाइस वर्सा फॉर द सेम। तो इन तीनों इनकम को हम चार्ज करेंगे अदर सोर्स में। आपको बताना चाह रहा था जिसका कोई नहीं है उसका यहाँ पर इस दुनिया में कोई ना कोई होता है। सिमिलरली जिस इनकम का कोई नहीं है उस इनकम का यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम होती है। ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। मेरे गले को पता नहीं क्या हुआ, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई ना, तो गला जवाब दे रहा है। आदत पड़ती है एक्चुअली बोलने की आदत। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जिस इनकम का यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, इनकम विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP यानी कि बिजनेस की इनकम या फिर कैपिटल गेन, उस इनकम को हम चार्ज करते हैं अदर सोर्स में। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने आपको ऊपर बताई। उसके बाद इनकम विच इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, उसको हम जानते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। डिविडेंड की इनकम, विनिंग की इनकम फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम एक्सेट्रा, ये सारी इनकम टैक्सेबल होती है हमारी अदर सोर्स की इनकम में। उसके बाद सम फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टाफ वेलफेयर फंड लाइक प्रोविडेंट फंड, ESI इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। इसका मतलब समझ नहीं आया हमें क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं हूँ ना समझाने के लिए, रुको। मान लो मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो और आप मुझे मात्र 50,000 रुपये सैलरी के देते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब वो मेरी सैलरी में से कटेगा,
सैलरी में से कंपोनेंट कट रहा है 10%, फॉर एग्जांपल समझ लो 50,000 में से 5,000 रुपये मेरी प्रोविडेंट फंड कट रहा है सैलरी में से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 5,000 आप अपनी जेब से डाल रहे हो एम्प्लॉयर, ठीक है, और ये मुझे मिलेगा मेरे रिटायरमेंट पे, हर महीने कटेगा और रिटायरमेंट पे मुझे मिलेगा जाके ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट। अब सुनो, ये जो मेरे सैलरी में से कट रहा है अमाउंट, मतलब यहाँ पर सम फ्रॉम एम्प्लॉय है, ये सम फ्रॉम एम्प्लॉय है क्योंकि मेरी सैलरी में से कट रहा है टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टाफ वेलफेयर फंड। मतलब यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई भी पीएफ का अमाउंट कट रहा है, पीएफ का अमाउंट कट रहा है टुवर्ड्स एनी स्टाफ वेलफेयर, मतलब पीएफ का अमाउंट कट रहा है, और अगर वो एम्प्लॉयर की पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है तो उसको मदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, उसको मदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन ये पीजीपीपी में टैक्सेबल क्यों होगा सर? अमाउंट तो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर तो बस जमा करवा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई अमाउंट कटा है और एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को वो अमाउंट जमा करवाया है और एम्प्लॉयर ने फर्दर उसको आगे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा नहीं करवाया, अपनी जेब में रख लिया, तो हम ये मानेंगे कि वो एम्प्लॉयर की इनकम है। तो अगर वो इनकम जब एम्प्लॉयर ने आगे जमा नहीं करवाया, तो अगर वो इनकम एम्प्लॉयर की पीजीपीपी में टैक्सेबल है तो ठीक है, अगर पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है तो उसको अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय से अमाउंट मिला है उसकी सैलरी में से पीएफ का, उसको अपनी जेब में रख लिया, उसको अपनी जेब में रख लिया। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया, इन दैट केस यहाँ पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी एम्प्लॉयर पर। मुझे लगा था मैं बोल पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बोल तो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ छोड़ो। खराश गले में हल्की फुल्की, विक्स की गोली खाओ, नो एडवर्टीजमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हाँ, रेंट फ्रॉम लेट आउट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपीपी, इन दिस केस एज वेल इट्स टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ ये चार्जर है मेरे लैपटॉप का, जिससे मेरा लैपटॉप अभी चार्ज हो रहा है, चार्ज हो गया तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि या फिर ये जो मशीन है, ईयरबड्स मेरे, या फिर ये मेरी घड़ी है, ठीक है, या फिर मेरा जो माइक है, हाँ शो ऑफ कर लो पहले, ठीक है ना। ठीक है, ये सब कुछ अगर मुझे आपको रेंट पे देना, रेंट आप मुझे दे रहे हो महीने का, वो ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये जो आप मुझे दे रहे हो ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगी? यहाँ पर पीजीपीपी में नहीं होगी। अगर ये पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है, मतलब अगर मेरा बिजनेस नहीं है आपको रेंट पे देने का, इन दैट केस अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी है, ठीक है, समझे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अगर आपको मिल रहा है तो वो, अगर आपका बिजनेस नहीं है, इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट कमाने का अगर आपको बिजनेस नहीं है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। सुनो, सम फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने करवाई है अपने कीमैन के लिए, बिजनेस के कीमैन के लिए, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके लिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है कि भैया ये बंदा मर गया, इसको कुछ हो गया तो मेरे बिजनेस को नुकसान जो होगा उस नुकसान की इंश्योरेंस आपने करवाई है, और अगर वो आपको मिली है, और अगर वो पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है और सैलरी में भी टैक्सेबल नहीं है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। अब सुनो आगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। मान लो आपका यहाँ पे कैपिटल एसेट था घर, अब गवर्नमेंट कहती है मुझे यहाँ पे बनाना है रोड, और रोड के बीच में आ रहा है आपका घर, और आप यहाँ पर धरना दे रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ पर जो है अपना घर नहीं हटाऊंगा, नहीं या फिर नहीं हटाऊंगी, और गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको उठा के बाहर फेंक दिया और आपके घर को तोड़ दिया, और बदले में आपको दे दिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना, बोला 1 करोड़ देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको 1 करोड़ उस टाइम पे दिए नहीं, गवर्नमेंट ने बोला आपको देंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला आपको 3 साल बाद आओ हमसे आके 1 करोड़ ले लो, आओ हमसे आके 1 करोड़ ले लो। अब आप बोल रहे हो आपने मुझे 3 साल बाद बुलाया गवर्नमेंट, अब मैं 3 साल सड़क पर जो रहा हूँ और सड़क पर रह के जो मैंने अपनी बेइज्जती करवाई है उसका मुझे इंटरेस्ट तो दो, मतलब आपने मुझे पैसे लेट दिए उसके इंटरेस्ट तो दो यहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आप ये कह रहे हो, तो गवर्नमेंट मान लो आपको बोल रही है ठीक है 10% आपको साल का मैं इंटरेस्ट दूंगा आपको, या फिर दूंगी, ठीक है, दूंगा ही दूंगी, ठीक है, छोड़ो यार। तो यहाँ पे 10% का जो इंटरेस्ट पर एनम पे मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, वो 10% का इंटरेस्ट जो यहाँ पर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ, मतलब जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर की थी आपकी प्रॉपर्टी, उसका जो कंपनसेशन आपको लेट मिला है, उसका जो कंपनसेशन 1 करोड़ आपको लेट मिला है, उस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। और गिफ्ट यहाँ पर अगर आपको कोई मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स में, या फिर मैंने आपको कोई पैसे दिए, पैसे तो मेरे पास खुद ही नहीं है तो मैं खुद दूंगा क्या, इसलिए आप मुझे पैसे दे सकते हो, मैं ये यहाँ पे अपना QR लगा दूंगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद तो वो टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर आप मुझे गिफ्ट दो, जो मैंने QR यहाँ पे लगाऊंगा, अगर आप मुझे गिफ्ट दो तो इस इनकम को यहाँ पर मैं टैक्सेबल करूँगा अदर सोर्स में अपने हेड में। अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जाननी है तो आप मुझे भर भर के गिफ्ट तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देना, ताकि उसको मैं आपको दिखा पाऊँ कि टैक्सेबल कैसे होता है वो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 50,000 का मैंने वर्ड लाइन क्यों बोली है आपको बताऊँगा अभी। अब सुनो,
अदर इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन या फिर इंटरेस्ट बाय वे ऑफ बैंक डिपॉजिट, रिसीव्ड बाय वे ऑफ बैंक डिपॉजिट, या फिर लोन आपने दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड का, मतलब इनकम टैक्स रिफंड आपको लेट आया है, उसका गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो ये सारी इनकम किस में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। या फिर इनकम हो रही है आपकी सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, डोरेमोन की प्रॉपर्टी डोरेमोन ने नोबिता को रेंट पे दी, डोरेमोन ओनर था और नोबिता ने फर्दर, जो ओनर नहीं है डोरेमोन, नोबिता ओनर नहीं है और नोबिता ने फर्दर सबलेट कर दिया शिजुका को, तो यहाँ पर इस केस में इस इनकम को टैक्सेबल करेंगे हम अदर सोर्स में, लेकिन जब डोरेमोन ओनर है और डोरेमोन नोबिता को दे रहा है तो इसको टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। हम इस इनकम की बात कर रहे हैं, ये इनकम सबलेटिंग की टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। अगर आपको रॉयल्टी की इनकम मिल रही है, एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। डायरेक्टर सेटिंग फीस आपको मिल रही है, वो भी अदर सोर्स की इनकम है। या फिर किसी MP MLA या फिर MLC को यहाँ पे सैलरी मिल रही है, सैलरी नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कंपनसेशन मिल रही है, तो उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे हम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल लावारा, बहुत बुरी आवाज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अब यहाँ पर कोई भी गिफ्ट आपको मिला है, कोई भी गिफ्ट आपको मिला है, मैंने क्या बोला, अगर आप मुझे कोई भी गिफ्ट दोगे तो वो पैसे टैक्सेबल होंगे मेरे इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज में। आप मुझे दो ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो है यहाँ पर शो कर पाऊँ कि टैक्स ऐसे कंप्यूट करते हैं और यहाँ पे कैसे पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो आप मुझे पैसे दोगे तभी मैं कंप्यूट कर पाऊंगा, ऐसे मैं कंप्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मतलब मैं आपका एम्प्लॉय हूँ फॉर एग्जांपल और आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो जो कि मुझे दे सकते हो आप, तो वो गिफ्ट जो आप मुझे दे रहे हो अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आपने मुझे दिया है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा, हमेशा टैक्सेबल होगा, हमेशा टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी इवन इफ रिसीव्ड इन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर आपने मुझे मेरी शादी पर भी, जो कि आज से 100 साल बाद होगी, अगर आपने तब मुझे कोई भी गिफ्ट दिया है तो उसके बाद भी वो जो गिफ्ट आपने मुझे दिया है, ठीक है ना, तब भी वो टैक्सेबल होगा चाहे अपनी शादी में क्यों ना दिया हो मुझे, ठीक है। अब सुनो, अब कोई भी गिफ्ट यहाँ पर अराइज हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन तो टैक्सेबल होगा PGP में। अगर आपने और मेरा बिजनेस कर रहे हैं हम दोनों और आप मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, नहीं 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहे हो, सोना दे रहे हो आप मुझे, तो सोना जो आपने मुझे बिजनेस में दिया है वो मेरी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी क्योंकि आपने इन द रिलेशन ऑफ बिजनेस मुझे गिफ्ट दिया है और आप मुझे गिफ्ट दोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, गवर्नमेंट बुरा मान सकती है और गवर्नमेंट को बनाना है तो गवर्नमेंट को मैं टैक्स दे दूंगा, इसलिए आप मुझे गिफ्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी आपको दूसरा गिफ्ट मिला है, कोई भी दूसरा गिफ्ट मिला है, ठीक है ना, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कोर्स में गिफ्ट मिला है और ना आपको बिजनेस के कोर्स में गिफ्ट मिला है, इन दोनों केसेस को हटाकर अगर आपको इन दोनों केसेस के अलावा कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट यहाँ पर आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो समझते हैं। यहाँ पर अदर गिफ्ट या फिर एसेट एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन अदर देन अबव, इन दैट केस यहाँ पर सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/17, मतलब 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है ये सेक्शन, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से सुनना, मैंने बड़ा मजाक कर लिया आपसे, लेकिन एक मजाक मैंने आपसे नहीं करा कि आप मुझे गिफ्ट दो। आगे, हाँ, उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हाँ, जहाँ पर भी सुनो क्या बोलते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ना आपको जो है कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो आपको उस गिफ्ट पर टैक्स देने की गवर्नमेंट को कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं, वो ये केसेस है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सेक्शन 56 to 10 इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये सारे केसेस है ड्रम हिट LITC, ठीक है ना। ड्रम हिट LITC मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई भी किसी के घर में कोई डेथ हो गई है और डेथ के कंटेम्पलेशन में यहाँ पर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर कोई भी यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्स नहीं होगा चार्ज। और यहाँ पर अगर कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है, रिलेटिव कौन है ये भी हम जानेंगे अभी, रिलेटिव कौन है। रिलेटिव अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव कौन है यहाँ पर, रिलेटिव है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ रिलेटिव कोई भी HUF है फॉर एग्जाम्पल तो उसका रिलेटिव कौन है, कोई भी दूसरा मेंबर HUF का, उसी मेंबर, मतलब अगर मान लो ये HUF है और इस HUF का कोई भी मेंबर है वो सारे इसके रिलेटिव माने जाएंगे, मतलब HUF और उसके सारे मेंबर्स आपस में रिलेटिव होंगे, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन इन सब के बीच में किसी को गिफ्ट मिल रहा है, मतलब आपस में इनमें गिफ्ट बांटा जा रहा है कि HUF इनको दे रहा है या ये HUF को दे रहे हैं, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स चार्ज नहीं होगा, मतलब, ठीक है। अब कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके केस में हम कैसे मानेंगे कोई रिलेटिव है या नहीं है। अब सुनो उसके लिए टर्म्स, ये LA मतलब लीनियर असेंडेंट, LD मतलब लीनियर डिसेंडेंट और SP मतलब स्पाउस, ठीक है। अब देखो असेंडेंट मतलब आपके दादा दादी समझ लो, ठीक है, और D मतलब आपके समझ लो बच्चे बच्ची, ठीक है, और उनके स्पाउस। अब सुनो आप हो इंडिविजुअल SSC, ठीक है, आप हो और आपका मान लो कोई भी भाई है और या फिर आपकी कोई बहन है या फिर उन दोनों के
जो भी हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, वो सब आपके रिलेटिव है, वो सब आपके रिलेटिव है, ठीक है ना। प्लस आपके जो मदर और फादर है वो भी आपके रिलेटिव है, प्लस आपके जो मदर फादर के ब्रदर और सिस्टर है वो भी आपके रिलेटिव है, प्लस आपके मदर फादर के जो भी ब्रदर सिस्टर के वाइफ या फिर हस्बैंड है वो भी आपके रिलेटिव है, ठीक है। और प्लस आपके मदर फादर के जो मदर और फादर है वो भी आपके रिलेटिव है, और मदर फादर के जो यहाँ पर मतलब जो आपकी दादी है या दादा है वो भी आपके यहाँ पर रिलेटिव है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप हो इंडिविजुअल तो आपके भाई और बहन दोनों आपके रिलेटिव है, प्लस आपके भाई और बहन की आपके हस्बैंड या वाइफ भी रिलेटिव है, प्लस आपके मदर फादर भी आपके रिलेटिव है, और प्लस मदर फादर के जो भाई बहन है वो भी रिलेटिव है, और मदर फादर के भाई बहन के जो भी यहाँ पर आपके रिलेटिव है वो भी आपके, सॉरी, जो भी आपके रिलेटिव बोलो, जो भी आपके यहाँ पे स्पाउस है वो भी आपके रिलेटिव है, प्लस आपके मदर फादर के मदर फादर भी आपके रिलेटिव है, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पर एक और चीज़, आपकी शादी होगी, फॉर एग्जाम्पल आप लड़के हो या लड़की हो, आपकी शादी हो गई, तो आपका जो भी स्पाउस है वो भी आपका रिलेटिव है, आपके स्पाउस का भाई और बहन भी आपके रिलेटिव है, और आपके स्पाउस के भाई और बहन के जो हस्बैंड और वाइफ है वो भी आपके रिलेटिव है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके स्पाउस के मदर और फादर है वो भी आपके रिलेटिव है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आपके मदर और फादर के, आपके अपने मदर और फादर के, यहाँ पर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की बात नहीं कर रहा, आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, आपके मदर और फादर के ब्रदर और सिस्टर या फिर उनके वाइफ और हस्बैंड भी यहाँ पर आपके रिलेटिव थे। लेकिन आपके स्पाउस के केस में सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के मदर और फादर आपके रिलेटिव है, उनके ब्रदर और सिस्टर और उनके वाइफ और हस्बैंड रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया आपको। प्लस आपके स्पाउस के मदर और फादर के जो मदर और फादर है, ठीक है ना, वो भी आपके रिलेटिव है। अब आपके स्पाउस और आपके जो यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट होंगे, मतलब आपके जो बच्चे होंगे, वो बच्चे भी आपके यहाँ पर रिलेटिव है, ठीक है। और उन बच्चों के जो भी आपके यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ होंगे वो भी आपके रिलेटिव है। तो ये आपका जो चार्ट है, ये आपका चार्ट है रिलेटिव कौन कहलाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर रिलेटिव से आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको इनमें से किसी से कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, तो उस पर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में आपको कितने भी पैसे मिल रहे हो उस पर टैक्स कंप्यूट नहीं होगा। हे भगवान, मुझे ऐसा लगा मैं तो भाई मेरी पेंसिल 10,000 की है ये मैं गई आज, खत्म। जय श्री कृष्णा। उफ, भाई पानी पी रहा हूँ मैं भाई, क्या हो रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। भाई ये भगवान, पैसों की वैसी कमी चल रही है, आर्टिकल चिप छोड़ दी मैंने, आपको पता है। डिलॉइट छोड़ दी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। पैसों की कमी चल रही है और नुकसान हो जाता मेरा अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब तो क्यूआर लगा ही देना चाहिए भाई, डोनेट कर दो। अब सुनो, स्टार्ट करें। कहाँ पे था मैं, रिलेटिव। भाई कुछ हुआ नहीं ना इसको, प्लीज़ भगवान। आई एम सो सॉरी पेंसिल, आई लव यू सो हार्ड। चलो, कहाँ था मैं यार, रिलेटिव पे, हाँ ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप ये हो और आपको इनमें से किसी से भी कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, कितने भी वैल्यू का मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। बाल मत बनाओ सर, पढ़ाई कर लो, क्या करे, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, तो उस पर भी यहाँ पर टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाएगा, अदर सोर्सेज में उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा। या फिर अगर आपकी शादी हो रही है और आपकी शादी में आपको कोई भी बंदा किसी भी तरीके का गिफ्ट दे रहा है अदर देन एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर आपको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाएगा उस गिफ्ट पर, ठीक है। अब सुनो, कोई भी गिफ्ट आपको मिल रहा है हॉस्पिटल से या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, उस पर भी IFOS में टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाएगा। और प्लस आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इनहेरिटेंस या फिर विल में आपके पापा या मम्मी आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ के गए विरासत में, तो वो चाहो तो आप मेरे नाम कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपके नाम है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर वो गिफ्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अब आगे सुनो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कोई भी लोकल अथॉरिटी से, एक सेकंड में यार, हाँ, कोई भी लोकल अथॉरिटी से अगर आपको यहाँ पर कोई भी, एक सेकंड, हाँ, कोई भी लोकल अथॉरिटी से अगर आपको यहाँ पर कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, तो उसको यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप कंप्यूट नहीं करोगे इस पर इनकम टैक्स। यहाँ पर उसके बाद अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल, देखो, फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव सच इंडिविजुअल, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल ने कोई एक ट्रस्ट बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाई गई है,
उस ट्रस्ट से अगर उस रिलेटिव को कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसको उस पर इनकम टैक्स के एक्ट में अदर सोर्स में कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर कोई भी ट्रस्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशनल जो कि यहाँ पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C में यहाँ पर कवर्ड है, उस पर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं बोलते। देखो, ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफ़र नहीं कहलाई जाती अंडर सेक्शन 47 हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, उसको उसके उन सारे ट्रांजैक्शंस में हम यहाँ पर उसको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो हम उसको यहाँ पर जो है अदर सोर्स में उस पर टैक्स कंप्यूट नहीं करते। हमने सेक्शन 47 कैपिटल गेन में पढ़ा था, याद करो, जिसको नहीं याद आ रहा एक बार मेरा लेक्चर देख लेना। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं बोलते, अगर उनको हम ट्रांसफ़र नहीं बोलते तो उन पर कैपिटल गेन की इनकम हम उस पर हम कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करते। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो भी वो ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं बोलते, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है और ऐसी ट्रांजैक्शन के कोर्स में अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस गिफ्ट पर आपको कोई भी टैक्स कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो। अब यहाँ पर अदर देखो, अदर फ्रॉम सच गिफ्ट फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अदर देन दिस भी अगर हमने कुछ प्रिस्क्राइब करा है तो उस पर भी आपको जो है यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्स कंप्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकम कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको ये वाला केस बता दिया, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर सेक्शन 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं है। और पेंसिल को मैं बहुत टाइट पकड़ूंगा यार, ये तो हे भगवान उड़ के चली जाती है। उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में कहीं। आगे कहाँ था मैं? अब यहाँ से, अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर हमारा 56 to 10 एप्लीकेबल है, मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट जहाँ पर मैं आपको बोलूँ, जहाँ पर मैं आपके दिमाग में कुछ बातें लाऊँ कि यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल है अंडर दैट अदर सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर सुनो। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे को गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो, और अगर वो पैसे जो आप मुझे दे रहे हो वो 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, इन दैट केस अगर 50,000 से ज़्यादा आप दे रहे हो तो पूरा 50,000 टैक्सेबल होगा। पूरा 50,000 मतलब हम 51,000 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो पूरा 51,000 टैक्सेबल होगा। अगर आप मुझे 50,000 से ज़्यादा 1 रुपये भी दे रहे हो तो पूरा 50,000 1 रुपये पूरे टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर आप मुझे 50,000 से कम दे रहे हो तो यहाँ पर वो पूरा टैक्सेबल नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, मतलब अगर चाहो तो आप मुझे 49,999 रुपीज़ दे सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है ना, या आप मुझे 50,000 भी दे सकते हो। ठीक है, 50,000 रुपये मुझे दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप मुझे पैसे दो और इस पर मुझे कोई टैक्स भी पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जैसे कि वापस डीजे बॉस। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? वर्चुअल डिजिटल एसेट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, वापस पेंटिंग है, स्कल्पचर है, या फिर कोई ड्राइंग है, या फिर कोई ज्वेलरी है, या फिर कोई बुलियन है, या मतलब गोल्ड का जो होता है ना पत्थर, उसके बाद अदर वर्क ऑफ आर्ट है, या फिर कोई शेयर या फिर सिक्योरिटी है। तो इन दिस केस यहाँ पर ये वाली मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है जो मैंने आपको बता दिया, और अगर ये वाली मूवेबल प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर आप मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो और बिना किसी कंसिडरेशन के गिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप मुझसे पैसे ले ही नहीं रहे, इन दैट केस अगर फॉर एग्जाम्पल आप मुझे सिक्योरिटी मतलब शेयर्स दे रहे हो, वो शेयर्स की वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है इन टोटलिटी, तो पूरी की पूरी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी मेरे हेड में, मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर चाहो तो आप मुझे ना 50,000 रुपये के शेयर दे दो बस, ठीक है, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं, मैं उस पर कोई टैक्स कंप्यूट नहीं करूँगा। चलो आगे, अगर आप मुझे मान लो बोल रहे हो कि यहाँ पर चल हम आपको जो है 50,000 रुपये के शेयर तो दे देंगे, 10,000 रुपये हमें पे कर दो। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस है 40,000, अगर ये 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पे टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल आप मुझे बोल रहे हो 65,000 के शेयर है, 10,000 रुपये हमें पे कर दो, मैंने आपको 10,000 पे करके 55 के बच गया, 55 के यहाँ पर 50,000 से ऊपर है तो इस पर मुझे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा इधर अदर सोर्स में। ठीक है, IFO इसमें। उसके बाद अब बात करते हैं आगे। यहाँ मैंने बात करी पहले मनी की, फिर बात करी मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी की, अब मैं बात कर रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब सुनो, कोई भी आप मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो और वो जो आपने मुझे गिफ्ट करा है उसकी पर प्रॉपर्टी STV इस 50,000 से ऊपर, देन एंटायर STV इज टैक्सेबल। ठीक है ना, एंटायर STV इज टैक्सेबल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर किसी भी प्रॉपर्टी की अगर जो मुझे गिफ्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरा 50,000 रुपये से ऊपर जितना मतलब
पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज़, जितना भी अमाउंट है पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी आप मुझे गिफ्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो आपको थोड़े से पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे, थोड़े से पैसे आपको मुझे पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पर प्रॉपर्टी एस टी वी माइनस कंसिडर, एक सेकेंड, परफेक्ट। तो पर प्रॉपर्टी एस टी वी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 से ऊपर है और साथ में एस टी वी मतलब 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है, अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं, दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं, इन दैट केस डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर एफ एफ भी लिख दिया, एस टी वी, हाँ, एस टी वी एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। मतलब यहाँ पे दो केस देखने हैं हमें, दो केस देखने हैं। सबसे पहला एस टी वी माइनस कंसिडरेशन एक तो 50,000 से ऊपर होना चाहिए, दूसरा जो एस टी वी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों केस है सेटिस्फाइड, इन दैट केस डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, अंडर द हेड अदर सोर्स, ठीक है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़े, चलो। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। कितने पेजेस हो गए, 7 पेज हो गए, चलो। और कितने मिनट हो गए, 26 मिनट हो गए, चलो। एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन अदर देन अबव, इन दैट केस 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल कार, मोबाइल एक्सेट्रा। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है अदर देन दिस, ठीक है ना। अगर वो लो कंसिडरेशन जो है, मतलब कम कंसिडरेशन के लिए एक्वायर करी गई या फिर फ्री में आपको मिली गई, ठीक है, इन दैट केस 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन वापस आजा बॉस, वापस डीजे बॉस, अगर आपको यहाँ पर मिली है, इन दैट केस फॉर एग्जांपल आपको कार मिली है, गाड़ी मिली है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आपको गाड़ी मिली है, ठीक है। तो ये गाड़ी पे जो आपको इनकम है, गाड़ी जो आपको मिली है, इस पर आपको कोई भी इनकम आपको कंप्यूट नहीं करनी है। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी पे तभी हम कंप्यूट करेंगे इनकम अंडर द अदर सोर्सेज में इनकम, अगर वो वापस डीजे बॉस की कैटेगरी में आता है, मतलब इन सब में से कुछ है। अगर इन सब में से कुछ नहीं है, इन दैट केस आप मेरी बात मानना, दिल से मानना, उस पर आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिलेटिव, हाँ, HUF। मैंने आपको ये तो बता दिया, अभी सोच रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा है। हाँ सुनो, ये मैंने आपको पूरा बता दिया गिफ्ट के बारे, ठीक है। 56(2)(10) कब एप्लीकेबल नहीं है और कब एप्लीकेबल है, और जब एप्लीकेबल है तब हमने बात करी एक बार, हमने सबसे पहले हमने बात करी कैश के, मतलब नॉर्मल मनी की। उसके बाद हमने बात करी किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि है वापस डीजे बॉस। इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में टैक्स कंप्यूट नहीं करते, चाहे आपको जिससे भी गिफ्ट मिल रहा है। इसके बाद हमने बात करी यहाँ पर हमने यहाँ पर बात करी इन मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसमें विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना। और विद कंसिडरेशन में यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि हम दो केस देखते हैं। पहली चीज़ एस टी वी माइनस कंसिडरेशन से एस टी वी माइनस कंसिडरेशन, एक तो हम ये देखना है कि 50,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि एस डी वी शुड, अगर एस टी वी 110% से ऊपर है कंसिडरेशन का, अगर ये दोनों की सेटिस्फाई होती है तभी हमें यहाँ पर जो है टैक्स कंप्यूट करना है अदर सोर्स में, ठीक है। आप सुनो आगे। ये मैंने आपको बताया। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया ना अभी, यहाँ से स्टार्ट करना है, चलो। नोट्स। अब इफ़ ए इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब इफ एस एस सी, ए मतलब एस एस सी, इफ एस एस सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन द केस मे बी रेफर्ड टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, वीओ इज़ वैल्यूएशन ऑफिसर। सेम हमने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा था। अगर एस एस सी सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी केस में यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो उसका जो केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि आप प्लीज़ इसकी वैल्यू एक बार रीअसेस कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10) इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट इज एप्लीकेबल एंड स्टॉक इन ट्रेड नॉट एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम सेक्शन 56(2)(10) पढ़ रहे हैं ना, वो किस पर एप्लीकेबल है, वो कैपिटल एसेट पे एप्लीकेबल है, वो स्टॉक इन ट्रेड पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोना आपको मिल रहा है, सोना इस कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट पे 56(2)(10) एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप सोना फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बिजनेस में बेच रहे हो तो वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड किसी को गिफ्ट कर रहे हो, इन दैट केस उस पर जो टैक्स कंप्यूट होगा ना, वो बिजनेस की इनकम के हेड में होगा, ठीक है। मतलब उसकी जो भी टैक्स की ट्रीटमेंट है बिजनेस की इनकम में होगी, क्योंकि वो आपकी स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर आपका सोना बेचने का बिजनेस नहीं है तो सोना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल एसेट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल एसेट है। तो जब सोना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल एसेट है, इन दैट केस ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल होगा जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या ठीक है ना, जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो या आप गिफ्ट ले रहे हो, ठीक है ना, समझे मेरी बात। तो सेक्शन 56(2)(10) यहाँ पर तब एप्लीकेबल होगा जब आपका कैपिटल एसेट है,
कोई भी चीज़, ठीक है ना। और जब आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है, इन दैट केस क्या यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 56(2)(10). ओके, छोटी सी बात है, आपको बता रहा था बस। स्टॉक इन ट्रेड मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। जब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की चीज़ हम बिजनेस पे टैक्सेबल करेंगे, और जो कैपिटल एसेट है नॉर्मल वो हम बात करेंगे यहाँ पर अदर सोर्स में। कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। एक सेकंड रुकना, ठीक है माइक। हाँ, उसके बाद कोई भी पर्सन है जिसको यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन ही असेस्ड द इनकम अंडर द हेड 56(2)(10) ऑन FMV और STV, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी सच FMV और STV, ठीक है ना। अब सुनो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डोरेमोन ने कोई गिफ्ट दिया है नोबिता को, और दोनों आपस में रिलेटिव भी नहीं है, मतलब टैक्स बनेगा। और डोरेमोन ने फ्री में गिफ्ट दे दिया यहाँ पे 60,000 रुपये का, तो नोबिता को यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा 60,000 रुपये पे, ठीक है। 60,000 पे नोबिता ने पूरा टैक्स पे कर दिया। तो जब नोबिता ने टैक्स पे कर दिया तो इस पूरे 60,000 को जब नोबिता आगे किसी को बेचेगा, ये नोबिता फॉर एग्जाम्पल सोना दिया था डोरेमोन ने 60,000 का, तो जब डोरेमोन का दिया हुआ सोना गिफ्ट में नोबिता आगे शिजुका को जब बेचेगा, तो जो कॉस्ट नोबिता अपनी कंप्यूट करेगा, कॉस्ट जो नोबिता की मानी जाएगी, कॉस्ट 60,000 ही मानी जाएगी, क्योंकि नोबिता ने तो टैक्स पे कर दिया ना, नोबिता ने तो टैक्स पे कर दिया ना गिफ्ट पे। तो जब नोबिता ने टैक्स पे कर दिया तो इन दैट केस कॉस्ट भी तो मानी जानी चाहिए ना नोबिता की, वो टैक्स तो नोबिता ने पे कर दिया, ठीक है। तो जब डोरेमोन से जो गिफ्ट मिला हुआ नोबिता जब बेचेगा आगे, जिस पर नोबिता ने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है गवर्नमेंट को 60,000 रुपये पे, 60,000 रुपये पे, और शिजुका को मान लो फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपये का बेच रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी इसकी 60K, और यहाँ पर अल्टीमेटली इनकम कंप्यूट होगी यहाँ पे 60,000, मतलब इनकम मानी जाएगी 60,000 रुपये की बिजनेस की इनकम, और 60,000 रुपये ही टैक्स नोबिता को जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नोबिता ने यहाँ पर टैक्स पे नहीं करा होता, ठीक है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे नील मानी जाती, और 1,20,000 रुपये पूरा टैक्स यहाँ पर पे किया जाता, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पर प्रीवियस ओनर की इंक्लूडेड नहीं होगी, मतलब डोरेमोन ने जितनी भी टाइम होल्ड करा होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नोबिता की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट शुड बी कंसीडर्ड। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर सुनो, अब मान लो डोरेमोन, नोबिता और शिजुका का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर इस केस में नोबिता और शिजुका जस्ट फ्रेंड्स है, मतलब रिलेटिव नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना। और नोबिता ने यहाँ पर शिजुका को एक गिफ्ट दिया गोल्ड 5 लाख का, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 1-2 में। अब यहाँ पर STV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है यहाँ पर, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर कितने की है, 50 लाख रुपए की है, ठीक है। देन इट शैल बी एक सेकेंड रुकना, हाँ अब ठीक है। देन अरे अब ठीक है, हाँ गिफ्ट किया 50, यहाँ पर STV यहाँ पर 50 लाख रुपए की है। अब छोड़ो, यहाँ पर 5 लाख रुपए का सोना यहाँ पे गिफ्ट कर दिया डोरेमोन, सॉरी नोबिता ने यहाँ पे शिजुका को 5 लाख रुपए का सोना यहाँ पे गिफ्ट कर दिया नोबिता ने शिजुका को, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोना शिजुका के अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, और नोबिता के लिए एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 47 में ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं होता, गिफ्ट हमने दिया है किसी को, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद जब शिजुका जो है यहाँ पर आगे बेच रही है ये नोबिता से मिला हुआ सोना, इस पर शिजुका ने यहाँ पर टैक्स पे कर दिया अदर सोर्स में, 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। अब यहाँ पर शिजुका बेच रही है फॉर एग्जांपल 83 लाख रुपए का बेच रही है, 83 लाख रुपीज़ का बेच रही है, ठीक है, सोना यहाँ पर, और 5 लाख रुपए का मतलब यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए पे जो है शिजुका ने यहाँ पर जो है पे करा है, यहाँ पर किस चीज़ को पे कर रहा है, सॉरी टैक्स पे करा है शिजुका ने 50 लाख रुपए का। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर शिजुका, और यहाँ पर अल्टीमेटली जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी 33 लाख रुपीज़ की। 33 लाख रुपीज़ पे इनकम शिजुका को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब मान लो शिजुका और नोबिता जो है रिलेटिव है, हस्बैंड वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर 5 लाख रुपये का सोना जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर 1-2 में नोबिता ने खरीदा था, और आज उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, ठीक है। FMV होना चाहिए, STV नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी FMV, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू, मैं वही सोच रहा हूँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। STV तो प्रॉपर्टी की होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ये तो यार फेयर मार्केट वैल्यू सोने की हम बात कर रहे हैं, राइट। सोना, मैं जानता हूँ मेरे दिल भी सोने का है, लेकिन आप मेरे दिल और सोने में कन्फ्यूज़ मत हो जाना,
ठीक है। कुछ लोगों का दिल इतना बड़ा होता है और इतना साफ़ होता है कि हम उसको सोना समझ लेते हैं। तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने ना मतलब मेरे दिल को सोना नहीं समझ लेना। मतलब मेरा दिल है, एक इंसानी दिल की तरह है। मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा लड़का हूँ, लेकिन आप मेरे दिल को प्लीज़ सोना मत समझना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी, ठीक है। नोबिता और शिज़ुका, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ है, रिलेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी गिफ्ट दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोबिता ने शिज़ुका को 5 लाख रुपए का गोल्ड नोबिता ने खरीदा था 1-2 में, और जो 24 में गिफ्ट दिया है शिज़ुका को, और उसकी 24 में वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एफडीवी क्या होता है, एफएमवी होता है भाई। हम्म। हम्म। तो अब क्योंकि रिलेटिव है ये दोनों, तो शिजुका को इस पर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट है शिजुका के हेड में भी और नोबिता के हेड में भी, ठीक है, 47 की वजह से। अब उसके बाद यहाँ पर नोबिता से मिला हुआ गोल्ड गिफ्ट में शिजुका ने आगे डोरेमोन को सेल कर दिया। तो 83 लाख का सेल करा, तो 83 लाख पे पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम कोई कंप्यूट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर शिजुका के हेड में कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे भी शिजुका के हेड में कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ओके, मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करा है। हाँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट जाना मेरी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यहाँ पर वन शॉट सीरीज में हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एस और सेल कंसिडरेशन, एस टी वी, हाँ, यहाँ पर एस शैल बी इक्वल टू सेल कंसिडरेशन इन सम केसेस, सेक्शन 43 CA। अब यहाँ पर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, in case of immovable property it shall be considered as stock in trade, and if स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देखो अब सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले एक समझा देता हूँ, रुको कैसे समझाऊँ। हाँ, मान लो बिल्डर हो, और आप बिल्डर हो और आपकी काफ़ी सारी यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी है। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारी आपकी यहाँ पर फ्लैट्स है, ये समझ लो फ्लैट्स है। और वो फ्लैट, आप क्योंकि बिल्डर हो तो फ्लैट आपके लिए क्या है, हर फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। तो आप ये समझ लो आप बिल्डर हो और आपके जो बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट्स है, क्योंकि आप उसको बेचना है आपको, तो स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है ना। आप सुनो यहाँ पर, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ कंसिडर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि फ्लैट्स, and if stamp duty value is more than 110% of sale consideration, then in such case stamp duty value shall be considered as full value of consideration, ठीक है ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप बिल्डर हो और बिल्डर आप हो, तो आपकी बिल्डिंग में बहुत सारे जो फ्लैट्स है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। इन दैट केस अगर यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ऊपर है सेल कंसिडरेशन के, इन दैट केस सच एसटीवी शैल बी कंसिडर्ड एज एफवीओसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात जो हमने कैपिटल गेन में पढ़ी है, अगर एसटीवी जो है सेल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है यहाँ पर, हाँ, STV is more than 110% of sale consideration, in that case such STV shall be considered as full value of consideration, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर इफ SSC इज नॉट सेटिस्फाइड, ये मैंने जो बोला है फास्टली, अगर आपको नहीं समझ आए कैपिटल गेन में एक बार जाओ। इफ SSC इज नॉट सेटिस्फाइड विद STV देन केस मस्ट बी ट्रांसफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं STV कब का कंसीडर होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब का कंसीडर होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कंसीडर होता है या डेट ऑफ एग्रीमेंट का कंसीडर होता है, ये भी हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, तो बहुत फास्टली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, STV शैल बी कंसीडर्ड फॉर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है ना, उस दिन की STV मानी जाएगी आपकी एक्चुअल STV। लेकिन मान लो अगर आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट करा है, डेट ऑफ मतलब आपने मान लो एग्रीमेंट करा है, वो जो एग्रीमेंट की डेट है फॉर एग्जाम्पल 1/4/25 है, और यहाँ पर डेट ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन मान लो आपका यहाँ पर है 1/4/25, तो आपका यहाँ पे था एग्रीमेंट की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपकी यहाँ पर 7/8/25, ठीक है, 7/8/25। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या कंसीडर करें, STV को कौन सी डेट की कंसीडर करें। तो अगर ऐसा केस है जब डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बराबर नहीं है, इन दैट केस SSC कैन टेक STV एज ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इज अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब अगर इफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड इफ पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड, बाय वे ऑफ बैंक या फिर अकाउंट पे चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। सुनो मैंने क्या बोला, जब एस टी वी जनरली हमें कंसीडर करनी है डेट ऑफ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, लेकिन अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट दोनों अलग अलग है, इन दैट केस आप चाहो तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी एस टी वी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप एग्रीमेंट मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट
मतलब अगर आपने यहाँ पर एग्रीमेंट में कोई भी अब यहाँ पर आपको कंसिडरेशन मिला है, कोई भी आपको कंसिडरेशन मिला है बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब डीडी से मिला है, चेक से मिला है, किसी से भी मिला है आपको यहाँ पर, इन दैट केस यहाँ पर आपकी एसटीवी मान ली जाएगी डेट ऑफ एग्रीमेंट की, ठीक है ना, डेट ऑफ एग्रीमेंट की मान ली जाएगी एसटीवी। समझ गए? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिविडेंड की बात करते हैं। अब डिविडेंड मान लो आपको यहाँ पर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? अब सुनो, कोई भी डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है या फिर कोई ऐसी कंपनी, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में है, इंडिया की है, अगर आपको ऐसी कंपनी से यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? टैक्सेशन, इनकम टैक्स में। और यहाँ पर अगर कोई भी डिविडेंड आपको यहाँ पर फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? अगर आपको कोई डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है यानी कि इंडियन कंपनी से मिल रहा है, इन दैट केस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 आपकी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई भी डिविडेंड आपको मिल रहा है फॉरेन कंपनी से, इन दैट केस वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ऑफ द शेयर होल्डर। सुनो, कोई भी डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है चाहे आपको मिल रहा है फॉरेन कंपनी से, अगर आप शेयर होल्डर हो तो शेयर होल्डर के हाथ में ही वो टैक्सेबल होगा। और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर करेक्ट का ये है। उसके बाद कोई भी डीम डिविडेंड है, कोई भी डीम डिविडेंड है, मान लो यहाँ पर अब डीम डिविडेंड की बात करते हैं। क्या होता है? मानो या ना मानो मान ली जाएगी आपकी डिविडेंड है, मानो या ना मानो मान ली जाएगी आपकी डिविडेंड है। एक होता है डिविडेंड कि कंपनी आपको जो है अपने प्रॉफिट में से पैसे दे रही है, ठीक है। एक होता है डीम डिविडेंड, मानो या ना मानो ये आपकी डिविडेंड मान ली जाएगी, ठीक है। अब सुनो, सेक्शन सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई भी अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने किसी भी शेयर होल्डर को, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज डीडी, मतलब डीम डिविडेंड, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, कैपिटलाइज और नॉट, एंड इट शैल बी टैक्सेबल एज डिविडेंड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई भी अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो जो एसेट है किस में टैक्सेबल होगा? वो एसेट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर्स, सॉरी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई भी एसेट अपना यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो एसेट क्या मान लिया जाएगा? डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, और वो डिविडेंड की तरह ही अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप सुनो, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आप सुनो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डोमेस्टिक कंपनी अपना डिवेंचर, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट मस्ती में, तो यहाँ पर एनी डोमेस्टिक कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी अपना डिवेंचर, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट किसी भी शेयर होल्डर को अपने, या फिर बोनस शेयर दे रही है अपने पब्लिक शेयर, बोनस शेयर दे रही है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज आइदर कैपिटलाइज और नॉट, ठीक है ना, एंड इट शैल बी टैक्सेबल एज डिविडेंड अंडर द हेड IFOS ऑफ द शेयर होल्डर। अब सुनो, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एसेट का ऑन लिक्विडेशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एसेट का ऑन लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, और लिक्विडेशन के दौरान अगर कंपनी अपना कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी अपना कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इन दैट केस यहाँ पर हम क्या उसकी ट्रीटमेंट करेंगे? एनी डोमेस्टिक कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने एसेट्स टू द शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज डीडी यानी कि डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस इसका मतलब, ऑफ द कंपनी, कैपिटलाइज और नॉट, विच शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज एज डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, ठीक है, शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना एसेट बाय वे ऑफ मनी टू द शेयर होल्डर, इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड टैक्सेबल एज डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑन एज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद ये मैंने आपको 4 केस बता दिए कब डिविडेंड माना जाएगा डीम डिविडेंड, ठीक है, कब माना जाएगा इसको डीम डिविडेंड। अब सुनो, उसके बाद कोई भी लोन आपको मिल रहा है, कोई भी आपको लोन मिल रहा है या फिर कोई भी एडवांस मिल रहा है बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई भी लोन या फिर एडवांस आपको मिल रहा है बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी से आपको कोई भी लोन या फिर एडवांस मिल रहा है तो उसको भी हम डीडी मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। नहीं, कब कोई भी यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर वो अपने किसी शेयर होल्डर को यहाँ पर लोन या फिर एडवांस दे रही है, 10% या फिर ज़्यादा होल्ड करता है वो शेयर होल्डर वोटिंग पावर उस कंपनी में, इन दैट केस उस शेयर होल्डर को जो भी यहाँ पर एडवांस या फिर लोन मिल रहा है उसको मान लेंगे डीडी। या फिर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अनलिस्टेड ही होती है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी यहाँ पर मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर कोई भी किसी भी कंसर्न को, शेयर होल्डर के किसी भी कंसर्न को यहाँ पर लोन या फिर एडवांस दे रही है जिस पर उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस इसको भी हम मान लेंगे जो अमाउंट दे रही है डीम डिविडेंड, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर कोई भी दूसरे पर्सन को, किसी भी अदर पर्सन को यहाँ पर लोन और एडवांसेस मिल रहे हैं, किसी भी कंपनी, फर्म या फिर AOP को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, जिस पे
देखो फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ, देखो शेयर होल्डर के बेनिफिट या फिर बिहाफ पे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दूसरे पर्सन को यहाँ पर किसी कंपनी को मतलब या फिर फॉर्म को या फिर एओपी को लोन या फिर एडवांस मिल रहा है किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, इन दैट केस जो भी अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है किसी भी दूसरे पर्सन को फॉर बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, इन दैट केस इसको भी हम मान लेंगे डीडी, डीम डिविडेंड। ठीक है, अब सुनो आगे आगे बढ़ते हैं। इन अबव केसेस लोन या फिर एडवांसेस शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स, इफ लोन इज रीपेड और कंपनी ने चार्ज करा है मार्केट रेट, अगर हम इसी केस की बात कर रहे हैं, अगर लोन हमने मान लो रीपे कर दिया तो क्या उसको तब भी डीडी माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा? हाँ, तब भी डीडी माना जाएगा। अगर लोन हमने दिया है लेकिन मार्केट रेट पे दिया है तब भी डीडी माना जाएगा, तब भी डीडी माना जाएगा उसको। ठीक है, अब सुनो, अब कंपनी अगर मनी लेंडिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, मतलब कंपनी का बिजनेस ही है ये लोन देने का, तो क्या तब वो लोन दे रही है तो क्या उस लोन को हम डीडी मान लेंगे? नहीं, उस लोन को हम डीडी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब लोन दिया जा रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब नहीं माना जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जा रहा है, भाई बिजनेस ही उसका लोन देना है, तब थोड़ी ना डीडी माना जाएगा उसको। अब सुनो आगे इफ एडवांस इज गिवन for the business purpose, if advance is given for the business purpose, in that case it shall not be treated as DD यानी कि डीम डिविडेंड। ठीक है, यानी कि ट्रेड एडवांस अगर दिया जा रहा है तो उसको हम डीडी नहीं बोलेंगे, डीम डिविडेंड नहीं बोलेंगे। अब सुनो, इफ लोन इज गिवन एंड सच लोन इज सेट ऑफ अगेंस्ट द एक्चुअल लोन, इन दैट केस इट शिल नॉट बी ट्रीटेड एज डीडी। मतलब कोई भी आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल लोन दिया हुआ है पहले से, ठीक है, या फिर कोई भी एडवांस दिया हुआ है, अब आप लोन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एडवांस आपने दिया 10 लाख का, अब आप लोन आपने सैंक्शन किया 25 लाख रुपये का। ठीक है, 25 लाख रुपये का, तो नेट यहाँ पर नेट ये 10 लाख का जो एडवांस दिया है 25 लाख से आप उसको सेट ऑफ कर रहे हो, तो 15 लाख का आप नेट अमाउंट दे रहे हो, 15 लाख का नेट अमाउंट दे रहे हो, 15 लाख का नेट अमाउंट दे रहे हो, तो नेट अमाउंट मतलब जो अपने सेट ऑफ किया अमाउंट उसको हम वो नहीं बोलेंगे, डीम डिविडेंड नहीं बोलेंगे। बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ गए? बहुत फास्ट ही जा रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी लिमिटेशंस है, मतलब जल्दी जल्दी मुझे चैप्टर खत्म करवाना है, बिकॉज दिस इज़ वन शॉट सीरीज़। कोई भी डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट में ही बोल सकते हो मैंने अगर कुछ गलत बता दिया, या फिर मान लो आपको लगता है कि इसमें और भी क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं जल्दी से जल्दी सबको रिप्लाई करता हूँ। बहुत लोगों का रिप्लाई मैसेज आते हैं मेरे पास, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा अच्छे से। मैं चाहता हूँ आप मुझे डिस्टर्ब करो, बहुत अच्छे से डिस्टर्ब करो, मैं चाहता हूँ आगे मैं यही काम करूँ आपसे डिस्टर्ब होने का, तो आप मुझे जितना डिस्टर्ब करना चाहते हो मुझे करो। अब सुनो आगे टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। देखो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी हम क्या बोलेंगे, अंडर सेक्शन 50। देखो अगर यहाँ पर बायबैक, अगर कंपनी कोई भी अपनी शेयर को बायबैक कर रही है तो उसकी इंप्लीकेशन कैसे होगी, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी क्या होगा, सेक्शन 15 QA में यहाँ पर टैक्सेबल होगा इनकम। यहाँ पर बायबैक प्राइस मान लो 100 रुपये है, इशू प्राइस यहाँ पे 10 रुपये थे, तो 90 रुपये पे यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी को 23.296% पे, 296% पे 20 + 12 + 4। ठीक है, यहाँ पर 90 रुपये पे इतना % टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर पे करना पड़ेगा कंपनी को, लेकिन शेयर होल्डर को यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना, बायबैक के केस में एग्जेम्प्ट है शेयर होल्डर के हैंड्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कोई भी इनकम फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, गिफ्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम UTI या म्यूचुअल फंड, या फिर विनिंग की इनकम, सब कुछ ये यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम में टैक्सेबल की जाएगी। MP ML या फिर MLC को कोई भी सैलरी मिल रही है, सैलरी नहीं कंपनसेशन बोलूँगा इसको, कंपनसेशन मिल रही है उसको अदर सोर्स में हम बोलेंगे इनकम में क्लासीफाई की जाएगी। अब कोई भी डेली या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है तो उसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे, वो एग्जेम्प्ट है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। यहाँ पर MP MLA MLC को कोई भी यहाँ पर डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, कोई भी अवार्ड मिल रहा है, फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट से कोई भी अवार्ड मिल रहा है आपको तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी दूसरा अवार्ड मिल रहा है आपको अदर देन गवर्नमेंट अवार्ड, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल है अदर सोर्स में। ठीक है, अब सुनो आगे अब सुनो, एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी हो रही है फ्रॉम द लैंड इन इंडिया, इन दैट केस इट इज़ एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर किसी भी बाहर के लैंड से, इंडिया के बाहर के लैंड में अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, इंडिया में आप हो, तो उसको IFOS में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, रेंटल इनकम आपकी अगर हो रही है, रेंटल इनकम टैक्सेबल है। ठीक है, रेंटल इनकम आपकी जो है टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ पर रेंटल इनकम आपकी हमेशा टैक्सेबल की जाएगी। अगर आपको रेंट आपको एसेट से मिल रहा है, फॉर एग्जांपल इस चार्जर से मुझे रेंट मिल रहा है, तो चार्जर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर कंपोजिट रेंट मिल रहा है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी और जो है हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग
प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर, कंपोजिट रेंट, ठीक है, एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल, इन दैट केस यहाँ पर जो है अदर सोर्स में उसकी इनकम टैक्सेबल की जाएगी। प्लस रेंट ऑफ सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नोबिता ने शिजुका को रेंट पे दे दिया, प्रॉपर्टी सबलेट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ओनर वहाँ पे डोरेमोन था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो इस केस में यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। रॉयल्टी आपको मिल रही है वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। पेपर चेकिंग फीस, पेपर सेटिंग फीस, सेमिनार फीस, या फिर आपको कोई भी प्रोफेसर यहाँ पर देखो कोई भी आपको इनमें से कोई भी फीस मिल रही है तो वो फीस आपकी टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में, ठीक है ना, अदर सोर्स में। अब सुनो, डायरेक्टर सीटिंग फीस आपको मिल रही है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल रहा है, किसी भी इंप्लॉय को मिल रहा है तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, किसी भी इंप्लॉयर को मिल रहा है उसका प्रीमियम तो वो बिजनेस की हेड में टैक्सेबल होगा, और इनके अलावा किसी को मिल रहा है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब सुनो, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा एग्जेम्प्ट है, उस पर कभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल उसको नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सुनो, फैमिली पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रहा है अंडर सेक्शन 57, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन या फिर 15,000 पर एनम की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। उसके अलावा पूरा आपका टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। मतलब फॉर एग्जाम्पल 90,000 रुपये आपको मिले हैं, 90,000 का पहले 1/3 देखोगे कितना होता है, 1/3 90,000 का है, यहाँ पर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो डिडक्शन ऑफ क्लेम, एग्जेम्पशन क्लेम यहाँ पर 15,000 रुपये का। तो मतलब 90,000 माइनस 15,000 कितना हुआ, 75,000 का आपको यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 की एग्जेम्पशन आपको मिल गई। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ फैमिली पेंशन किसी ऐसे बंदे को मिल रही है जिसका यहाँ पर जो कि लीगल हायर है, मेंबर ऑफ आर्म, देखो लीगल हायर है मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस का, या तो उसको हम एग्जाम कर देंगे। मतलब किसी भी फैमिली को अगर पेंशन मिल रही है, किसी भी ऐसे बंदे की पेंशन मिल रही है जो एक आर्मी ऑफिसर था और अपनी ड्यूटी के बीच में मर गया, अपनी ड्यूटी करते करते वो उनकी डेथ हो गई, मर गया ऐसे बोलना बहुत गलत था, आई एम सो सॉरी, अपनी ड्यूटी करते करते वो शहीद हो गए। इन दैट केस यहाँ पर उस फैमिली पेंशन की इनकम को उस पर टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, लीगल हायर ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस इज एग्जेम्प्ट वेयर डेथ इज इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज़, मतलब वो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में शहीद हुए हैं, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पर जो है, मैंने फ्लो में वो वर्ड बोल दिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर कोई भी जो है आपको यहाँ पर फैमिली पेंशन की इनकम पर जो है आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करने की ज़रूरत है इफ़ समबडी फॉल्स इन दिस कैटेगरी। अब सुनो, या फिर किसी भी पर्सन को फैमिली पेंशन मिल रहा है, किसी भी पर्सन को फैमिली पेंशन मिल रहा है एज एंड ही इज़ द फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन हु इज़ अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर महावीर चक्र इज एग्जेम्प्ट। मतलब किसी ऐसे बंदे को जिसको परमवीर चक्र मिल रहा है, महावीर चक्र मिला है, या फिर यहाँ पर वीर चक्र मिला है, अगर उसकी फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, हम पूरी की पूरी, ठीक है। अब सुनो आगे कितना बचा है, बहुत कम बचा है। अब सुनो, अब कोई भी आपको एडवांस में नहीं मिला है, कोई भी आपको एडवांस में नहीं मिल रहा है ऑन और आफ्टर 14/4/14, मतलब 14/4/14 के बाद अगर आपको कोई भी, या फिर 14/4/14 या फिर उसके बाद आपको कोई भी एडवांस मनी मिला है फ्रॉम कंपलसरी एडवांस मनी, आपने फोरफीट करा है, फोरफीट करा है, मतलब प्रॉपर्टी आप बेचने वाले थे मुझे, आपने मुझे बोला शाश्वत मेरी प्रॉपर्टी तो मैं बेचूंगा, मैंने बोला ठीक है ये लो मेरे 50,000 रुपये, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, ठीक है। आपके पास एक कस्टमर आया, आपने बोला नहीं मैंने शाश्वत को प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। अब 1-2 महीने बाद आप मेरे पास दोबारा आते हो, शाश्वत प्रॉपर्टी खरीदो, मैं बोलता हूँ चल हटना, मैं बोलता हूँ मेरे पैसे वापस कर, आप बोलते हो भाड़ में जा, चल हटना, ठीक है। आप मुझे भी ऐसे बोल देते हो, तो ये आपने मेरी मनी फोरफीट कर ली। तो ये जो आपने मनी मेरी फोरफीट करी है ऑन और आफ्टर 14/4/14 वो टैक्सेबल होगी आपके अदर सोर्स में, ठीक है। अब सुनो, क्लोजली हेड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी ओनली, जो कि इशू करते हैं शेयर्स टू द रेसिडेंट शेयर होल्डर ऑन प्रीमियम। इन दैट केस इशू प्राइस माइनस FMV ऑफ द शेयर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। मतलब अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करती है कोई भी प्राइवेट कंपनी, तो जो प्रीमियम है मतलब जो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, मतलब जो प्रीमियम है वो प्रीमियम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेज। मान लो आपने मुझे बोला कि चल तू मेरी कंपनी छोड़ के जा रहा है, लेकिन सामने वाली कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये जो इनकम अब जो आप मुझे पैसे दे रहे हो ये ज्वाइन ना करने के, आप मुझे बोल रहे हो 1 लाख रुपये में दूंगा, तो सामने वाली कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो इनकम मेरी टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंटरेस्ट की आपको इनकम मिल रही है, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम गोल्ड बॉन्ड 1999 या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इस पर कोई भी आपको इनकम कंप्यूट नहीं करनी अदर सोर्स में। प्लस अगर आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन, अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन लेट कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको मतलब मान लो कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम
ऑन अकाउंट ऑफ लेट कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हमने पहले पढ़ा था, तो वो टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा अदर सोर्स में, 50% उसका टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, और बाकी का 50% एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी दूसरा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने आपको लेट कंपनसेशन दिया है तो कंपनसेशन टैक्सेबल तो होगा, लेकिन सिर्फ 50% टैक्सेबल होगा, ठीक है, 50% बाकी का एग्जेम्प्ट होगा। अब सुनो आगे। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट है अप टू 3500 रुपये। अगर जॉइंट अकाउंट है 7000 रुपये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 2% का अकाउंट है जॉइंट अकाउंट, ठीक है ना। तो पर हेड 3500, ठीक है। अब सुनो अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत सिंपल, सब खत्म इसके बाद चैप्टर। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई भी आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, तो उसके सारे एक्सपेंसेस अलाउड है। एग्जेंट इनकम है तो उसके सारे एक्सपेंसेस आपको इग्नोर करने हैं। विनिंग की इनकम है, सारे एक्सपेंसेस इग्नोर करने हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेंस सेट ऑफ नहीं कर सकते आप। अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ लेट कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके कोई भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लीगल एक्सपेंस है फॉर एग्जाम्पल, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है आपको, ठीक है ना। आप सुनो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बताया ना 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिल रही है आपको। उसके बाद यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कोई भी आपको डिविडेंड मिल रहा है या फिर आपको कोई भी इनकम हो रही है आपकी यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड से, ठीक है, डिविडेंड मिला है या फिर इनकम हो रही है आपकी यूटीआई म्यूचुअल फंड से, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलाउड। इन दिस केस ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलाउड, एंड दैट टू अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड या फिर इनकम फ्रॉम यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड। सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरेस्ट की इनकम, सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे जो है इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर अलाउड है, वो भी अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ठीक है। चैप्टर पूरा खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर था, आई एम सो सॉरी। वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी सी ना डिस्टर्बिंग से बनी है आज। मेरे रूम में बहुत लोग आ गए थे आज, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी और रात का टाइम है और मेरे गेट पे भी कोई आ गया था। मैं 2 बार उठ के गया हूँ। बीच में आपको रियलाइज़ आई डोंट नो हुआ या नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे कट्स बीच में लगाए हुए हैं वीडियोज़ में आज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब चलो मैं आपको यही बोलता हूँ लास्ट में हमेशा कि अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, मतलब स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड अभी बीच में क्या हुआ था, मैं खुद लेज़ी हो गया था, मैं खुद वीडियोस नहीं बना रहा था, सो रहा था, आराम कर रहा था। क्यों नहीं बना रहा था मुझे भी नहीं पता। आई वॉज सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हमारा सी एम है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो मैंने डिसाइड करा था दैट आई विल गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड आई गॉट वन ऑफर एज वेल। मैं कहाँ से मिला आपको बताऊँगा बहुत जल्दी, पहले वहाँ चले जाऊँ, सिलेक्ट हो गया हूँ, वहाँ चले जाऊँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो एक दो जगह और इंटरव्यू दिया, आई गॉट रिजेक्टेड एज वेल फ्रॉम सम प्लेसेस आई गॉट सिलेक्टेड, एंड फ्रॉम द प्लेसेस आई वॉज सिलेक्टेड आई चॉज वन, एंड मैंने फाइनली डिलॉयट से रेजिग्नेशन दे दिया है। इसलिए नहीं मैं परेशान हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं, किसी नई जगह जाएंगे तो कुछ नई चीज़ सीखेंगे, राइट। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था छोड़ने का अपना आर्टिकलशिप, ताकि मैं कंसल्टेंसी हमसे बाहर जाऊँ, इंडस्ट्री में जाऊँ, इंडस्ट्री में कुछ सीखूँ आगे। अल्टीमेट एम मेरा जो है उससे अलाइन कर जाए मेरी चीज़ें थोड़ी। इस चक्कर में मैंने छोड़ा, और इसलिए भी छोड़ा ताकि मुझे मेरी वैल्यू समझ में आए। और मैं काफ़ी लेज़ी हो गया था, बार बार आपको हर वीडियो के एंड में बोल ही देता हूँ मैं लेज़ी हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही लेज़ी हो गया था, वीडियोस नहीं बना रहा था। डेली रात को सोचता था वीडियो बनाऊंगा वीडियो, लेकिन बनाता नहीं था। ऐसा नहीं था मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम था फिर भी नहीं बनाता था मैं। मतलब काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बट अब मैं आपको देखो फालतू में ऐसे प्रॉमिस तो करके जाऊँगा नहीं कि मैं वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद को अजीब लगता है भाई मैं ऐसे बोल के जाऊँ फिर मैं ना बनाऊँ। बट प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट यस कमिट कर रहा हूँ। नहीं, कमिट भी वर्ड गलत रहेगा, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी अच्छे से बनाने के लिए। जो वीडियोस हैं मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। और अपनी मैं जो हूँ अपने अगर मैं यहाँ तक एफर्ट्स डाल सकता हूँ तो मैं यहाँ तक डालूँ, ठीक है, यहाँ तक कोशिश करूँ डालूँ। तो मैं भी अपने लिमिट्स को पुश करने की ट्राई करूँगा। और एक और चीज़ यार मेरे दिमाग में आ रही है यार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस हो रहा है और 2025 आ रहा है, तो इसका पॉइंट लगता नहीं है मुझे अब इसको पढ़ाने का, सच बताऊँ तो। मुझे 2000 मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ही अब मुझे पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। तो हो सकता है मैं इसके बाद ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लेक्चर्स ना बनाऊँ, मैं कुछ और करूँ, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यार ये रिपील हो रहा है, मतलब नया एक्ट आ रहा है 25, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो वो पढ़ाया जाएगा तो मैं वो पढ़ाऊँगा ना यार। और मतलब इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका पॉइंट मुझे लग नहीं रहा पढ़ाने का, क्लियर बता रहा हूँ आपको। हाँ हो सकता है 1 साल तक और ये कॉलेज में पढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन क्या ही बोलूँ, छोड़ो। थोड़ा कंफ्यूज था मैं, इसीलिए भी इसकी वीडियो नहीं बना रहा था कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ। बट ठीक है, मैंने सोचा चलो मैंने कंटेंट तो बनाया हुआ तो चलो बना के छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई नहीं देखेगा।
ठीक है, मतलब और क्या होगा इससे ज़्यादा, राइट। बाकी यार ठीक है, सब ऑल इज़ गोइंग गुड। आई होप आपकी लाइफ में भी सब कुछ सही चल रहा हो और आप भी बहुत खुश हो। तो एट द एंड आई विल से जस्ट वन थिंग कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और ट्राई करो अपनी लेज़ीनेस से लड़ने का। मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। इतना लेज़ी हूँ सोच नहीं सकते, आपको वीडियो में लगता हूँ थोड़ा एनर्जेटिक हूँ, बट जेनुअनली आई एम वेरी लेज़ी। तो चलो मैं एक चीज़ कमिट करता हूँ, आई ट्राई टू फाइट विथ माई लेज़ीनेस। ये मेरी कमिटमेंट है। आप भी वीडियो के एंड में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ जो आपकी वीकनेस है उसको कॉप करने का तरीके को कमिट ज़रूर करना अभी एंड में मेरे साथ। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी करना। अगर मैं वीडियो में सबके सामने बोल सकता हूँ कि यार मैं बहुत लेज़ी हूँ और मैं जेनुइनली अपनी गलतियों को मान सकता हूँ, तो आप तो वीडियो में आ भी नहीं रहे। अब अपने आप से तो अपनी गलती मान सकते हो और उस पर जो है उसको सही करके चल सकते हो आगे। तो ठीक है, मैं भी अपनी जो गलतियाँ हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती हैं उनको अब आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, ये कमिट करता हूँ। और आप भी कमिट करो मेरे सामने अभी। मुझे नहीं पता कौन सी आपकी कमियाँ हैं, कैसी कमियाँ हैं, बट प्लीज़ कमिट। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले किसी न किसी वीडियो में, ज़रूर मिलेंगे। सोचता हूँ इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, देखता हूँ। पहले कॉलेज में एप्लीकेबिलिटी कब तक है, किस कॉलेज में, पता लगे अगले साल से वही ना मैं इसको पढ़ाई जा रहा हूँ। ठीक है। नहीं पॉइंट नहीं है ना भाई, फिर मतलब अगर है नहीं तो, जैसे जीएसटी का पॉइंट है वो नहीं हटेगा, 2017 में आया यार, वो कैसे हट जाएगा। ठीक है, देखते हैं, करते हैं भाई कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।